आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, आप यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी इसके बगैर अधूरी रहती है। आपका कीमती समय बचे और कम समय में सारी कुछ आप बहुत अच्छे से कर पाओ, इसके नाते हम उसकी पूरी समरी लेकर आए हैं। और ये जो समरी है वो जनवरी 2024 की है। जनवरी 2024 के अंक में जितना कुछ प्रकाशित हुआ था, सब कुछ आप लिए लेकर के आए हैं। योजना इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, कुरुक्षेत्र कंप्लीट कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग करेंगे विज्ञान प्रगति। तो बिना किसी देरी के आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, ग्रामीण भारत को पुनर्परिभाषित करते स्टार्टअप्स। ये पहला पॉइंट आज का है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2023 के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश का है? तो निस्संदेह ये इकोसिस्टम किसका है? हमारे अपने भारत का। ग्रामीण उद्यमियों के लिए सामुदायिक नवाचार केंद्र बनाने के उद्देश्य से अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कब शुरू किया गया? इसे वर्ष 2020 में शुरू किया गया। ग्रामीण गरीबों को उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए DAYNRLM के तहत स्टार्टअप्स ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम SBEP को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है? कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है। किस मंत्रालय के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के माध्यम से कौशल प्रदान किया जा रहा है? यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSME मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण कृषि क्षेत्र में संभावित उद्यमियों को आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से ट्रेनिंग एवं इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करना है? ये है एस्पायर योजना। जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए और अपनी तैयारी को धार देते हुए आगे बढ़िए। हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के इस अंक में कृषि स्टार्टअप्स के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल को कब शुरू किया गया? तो सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया पहल को लाया गया। नवाचार के साथ स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 19 सूत्री स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का आरंभ कब किया गया? जनवरी 2016 में। नवाचार केंद्रों के विकास को उत्प्रेरित करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस फंड की स्थापना की गई है? इस फंड का नाम है एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा न्यूजन इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर न्यूजन IEDC नामक कार्यक्रम किस वर्ष से चलाया जा रहा है? तो इस कार्यक्रम को 2017 से चलाया जा रहा है। न्यूजन IEDC कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के भीतर वार्षिक रूप से 20 नई परियोजनाओं की मदद करने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यह है 25 लाख रुपए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता कृषि नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास नामक कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया? 2018-19 में। वर्ष 2015 में लॉन्च किए गया भारत का प्रथम खाद्य और कृषि व्यवसाय एक्सेलरेटर का नाम क्या है? कृषि उड़ान। क्या नाम है? कृषि उड़ान। जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या नाम है? कृषि उड़ान। अब देखेंगे हम लोग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई संभावनाएं खोजते स्टार्टअप्स के बारे में। 3 नवंबर 2023 को
वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा जोड़ा गया सकल मूल्य कितना है? तो 2.37 लाख 2.3 लाख करोड़ रुपए वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों पर यह आंकड़ा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पंजीकृत रोजगार का सर्वाधिक संकेंद्रण किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश में 14%, तमिलनाडु में 12%, तेलंगाना में 10% है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आत्मनिर्भरता फंड सेल्फ रिलेवेंट फंड की शुरुआत की गई थी कब? 2020 में। खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सूर्योदय क्षेत्र के नाम से। सूर्योदय क्षेत्र के नाम से। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPITI के अनुसार वर्ष 2017 से 21 तक खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र में स्थापित किए गए स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है? तो 2713 स्टार्टअप्स। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा यानी APEDA को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो इसे किया गया APEDA एपेडा अधिनियम 1985 के तहत। आगे हम लोग देखेंगे स्टार्टअप्स ग्रामीण जल सुरक्षा की ओर। विश्व बैंक के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो विश्व बैंक के हिसाब से 0.91 मिलियन है भारत की ग्रामीण आबादी। हाल ही में पोर्टेबल जल परीक्षण उपकरणों को विकसित करने के लिए एक नवाचार चुनौती का आयोजन किया गया था। वो है DPIIT तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जैविक हाइड्रोजन जो नमी बनाए रखना, मृदा को पोषण देने तथा फसलों के विकास को भी बढ़ावा देने में सक्षम है, को किससे निर्मित किया जाता है? बायोडिग्रेडेबल कचरे से। उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप्स पुरस्कार का आरंभ कब किया गया था? तो 2020 में। राष्ट्रीय स्टार्टअप्स पुरस्कार के तहत विजेता स्टार्टअप को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए। उत्तर पूर्वी भारत के लिए विकास योजना के इंजन के रूप में स्टार्टअप्स उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वर्तमान समय में भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो 110 यूनिकॉर्न हैं। कुल मूल्य लगभग प्लस 350 बिलियन का। महिला उद्यमिता विकास योजना WED किस मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है? तो यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। ड्रोन क्रांति की ओर बढ़ता ग्रामीण भारत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के ड्रोन उद्योग के लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए के कारोबार तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की है? 2026 तक। ड्रोन विनिर्माण उद्योग का वार्षिक बिक्री कारोबार वर्ष 2020-21 में 60 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 के लिए इसका मूल्य कितना हो गया है? तो 900 करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? ये है 1261 करोड़ रुपए। ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप्स को अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन विकास तथा विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को लागू किया गया? तो यह है ड्रोन शक्ति योजना। भारत सरकार द्वारा ड्रोन उद्योग को किसके तहत विनियमित किया जाता है? यह है ड्रोन नियम 2021 के तहत। प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों का पालन करने हेतु ड्रोन का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में तरल पदार्थों के उपयोग निर्धारित क्षमता तक की अनुमति किस योजना के तहत प्रदान की जाती है? तो यह ड्रोन प्रमाणन योजना। ड्रोन प्रमाणन योजना को कब लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 2022 से। केंद्र सरकार किस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों, ड्रोन भी शामिल है, को खरीदने पर 50% से 80% तक का सब्सिडी लाभ प्रदान करती है? यह है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM के तहत। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए
प्रशिक्षित करने, उन्हें आर्थिक गतिविधि के केंद्र में स्थापित करने तथा ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हेतु किस योजना को लागू किया गया? इस योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। अब हम देखेंगे ग्रामीण विकास के लिए सोशल स्टार्टअप्स को बढ़ावा। भारत के कितने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न समूह में शामिल किया गया? ये है 100 स्टार्टअप्स। पैर के ऊपरी भाग पर रेशम को रगड़कर, पैर के ऊपरी भाग पर रेशम को रगड़कर धागा बनाने की विधि जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में प्रचलित है, क्या कहलाती है? थाई रिलिंग। क्या कहलाती है? थाई रिलिंग। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या कितनी? लगभग 80,000। अच्छी बात है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में इक्विटी एवं ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सिडबी द्वारा संचालित स्टार्टअप योजना के तहत फंड ऑफ फंड्स में कितनी हिस्सेदारी महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है? तो 10% भाग यानी 1,000 करोड़ रुपए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा जारी विंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रतिवर्ष कितनी महिला उद्यमियों को मदद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 7,500, 7,500। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना। महिला उद्यमी योजना के तहत किसी भी विनिर्माण अथवा उत्पादन व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली महिलाएं बिना संपार्श्विक कितने तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं? 10 लाख रुपए तक का। कितने का भाई? 10 लाख रुपए तक का। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना। महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, महिला उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए आयु कितनी है? तो न्यूनतम 18 और अधिकतम 65 वर्ष। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, महिला उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए ऋण चुकाने की कुल अवधि कितनी है? तो अधिकतम 5 वर्ष और न्यूनतम 3 वर्ष। भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा एक अनुसूचित जनजाति तथा कम से कम एक महिला उद्यमी को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? किस योजना के तहत? एक स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लक्षित उद्यमियों की कितनी ऋण सहायता प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक। अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जारी महिला समृद्धि योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के तहत? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नीति आयोग के मार्गदर्शन में किस कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमियों को प्रासंगिक जानकारी और सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो महिला उद्यमिता कार्यक्रम WEP। आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाले स्टार्टअप्स कौन कौन? आइए उनको देखेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 40वां स्थान है 132 देशों में। किसी औद्योगिक इकाई को स्टार्टअप घोषित करने के लिए उसका पंजीकरण कितने वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए? ये है 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। किसी औद्योगिक इकाई को स्टार्टअप घोषित करने के लिए उसका वार्षिक कारोबार पिछले 5 वर्षों में किसी भी वित्तीय वर्ष में कितने से अधिक का नहीं होना चाहिए? तो 25 करोड़ रुपए सर्वाधिक। किसी भी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न श्रेणी में शामिल करने के लिए उसका मूल्य होना चाहिए 100 करोड़ रुपए। स्टार्टअप्स तथा सबसे अधिक संख्या में यूनिकॉर्न मुख्यालय होने के कारण भारत के किस शहर को यूनिकॉर्न राजधानी कहा जाता है? यह है बेंगलुरु शहर। देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, मांग एवं कुशल जनसंख्या को संबोधित करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया? 12 मई 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग जरूर तैयार रखिएगा। भारत में प्रथम स्टार्टअप मेक माई ट्रिप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो वर्ष 2010 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन गया, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टेलीमेडिसिन अभ्यास दिशा निर्देश कब जारी किए गए? तो मार्च 2020। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में
विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन सी पहल आरंभ की है? इसका नाम है ई संजीवनी। भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो बजट 2022 में। विश्व भर के G20 सदस्य देशों के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विचारों के आदान प्रदान हेतु स्थापित मंच का नाम है स्टार्टअप 20। स्टार्टअप 20 मंच का आरंभ कब किया गया था? तो भारत की अध्यक्षता में G20 2023 की बैठक में। देश के किसी भी भाग में स्थापित स्टार्टअप को सलाहकारी सुझाव प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये है मार्ग कार्यक्रम। क्या है? मार्ग कार्यक्रम। तो स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका कुरुक्षेत्र का अंक। अब हम अगली क्लास में आपको लेकर के मिलेंगे विज्ञान प्रगति। चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू।